सीजी बोर्ड क्लास 10th और 12th स्टूडेंट के लिए हमने इस क्रैश कोर्स को ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि हर एक चैप्टर से हम 10 मिनट के 5 वीडियो लेक्चर्स बनाएंगे। इनमें हम उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे जिनसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिनसे फ़ायदा ये होगा कि 40 से 50 मिनट में आपके एक चैप्टर प्रिपेयर हो जाएंगे और आप इजीली 90+ स्कोर कर सकते हैं। 5 दिसंबर से कंटिन्यूड इस कोर्स में मैं सीजीबीएसई सपोर्ट की तरफ से आप सभी का वेलकम करता हूँ। क्रैश कोर्स के आगे वाले वीडियो के लिंक चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एडिट है, प्लेलिस्ट बना दिया गया है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो वहाँ से जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर ही लो, क्योंकि वहीं पे सारे पीडीएफ्स वगैरह, सारे रूल रेगुलेशन जो भी होते हैं, कब क्लास होगा, कब कैसे होगा, सारे वहाँ पे बताए जाएंगे। तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर ही लो। देखो, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है वो सारे पिछले साल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं पिछले ईयर्स में उन पे बेस्ड है, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ोगे। ध्यान से पढ़ेंगे तो 90+ इजीली स्कोर कर पाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसमें जो टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्या बोलोगे, एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस क्यों नहीं है? तो इसके बारे में ध्यान से देखो कि हमने क्या किया, एक चार्ज रखा Q, बड़ा सा पॉजिटिव चार्ज रखा, ठीक है, और एक छोटे चार्ज को, मतलब कि टेस्ट चार्ज को, ये बड़ा वाला चार्ज प्लस Q है, अपने आसपास ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया होगा। अब इसने अपने आसपास चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। अब यहाँ पे एक छोटे से चार्ज प्लस Q को लाते हैं। प्लस Q को क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब जैसे ही हम इसको फ्री कर देते हैं, मतलब कि ला के जब तक पकड़े रहते हैं तो ये तो उसको धक्का दे रहा होता है, ये उसको उधर की तरफ धक्का देता है, लेकिन उधर की तरफ जा नहीं पाता क्योंकि वो फ्री नहीं है अभी। लेकिन जैसे ही हम छोड़ देते हैं तो हम देखते हैं धीरे धीरे इधर की तरफ जाने लगता है और धीरे धीरे दूर जाता जाता है। मतलब कि अब जैसे इसको मूव करने के लिए फ्री किया हमने, तो ये एक डायरेक्शन में मूव करने लगा। अब हमने क्या किया कि जिस तरफ जा रहा था हमने एक उस तरफ लाइन खींच ली, जिस रास्ते से जा रहा था। इस पे कौन फोर्स लगा रहा था? ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगा रहा था और ये फ्री था मूव करने के लिए, इसलिए इधर की तरफ जा रहा था। और हमने एक लाइन खींची, तो उस लाइन का नाम हमने खींचा हुआ था, इसलिए उस लाइन को क्या बोला गया? इमेजिनरी लाइंस। एक्चुअल में कोई लाइंस थी नहीं, हमने खुद का दिमाग लगाया, जिधर जा रहा था उधर लाइंस ड्रॉ कर ली। तो डेफिनेशन क्या आ गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व्ड पाथ। ये सीधे भी जा सकता था और टेढ़ा भी जा सकता था। कैसे टेढ़ा जा सकता था? अगर इधर कोई निगेटिव चार्ज को हम रख देते तो इधर की तरफ जाते जाते थोड़ा थोड़ा इसके तरफ भी अट्रैक्ट होता है, ये इसको खींचता। तो स्ट्रेट लाइन भी हो सकती है या कर्व पाथ भी हो सकता है, जिसके थ्रू एक पॉजिटिव चार्ज, छोटा सा पॉजिटिव चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज, सपोज टू मूव करेगा। कब? When free to do so, जब इसको फ्री किया जाएगा ऐसा करने के लिए, इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड में। क्लियर है डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? कि जब भी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए फ्री कर दो, तो जिस रास्ते से जाता है उसको ड्रॉ कर लो एक इमेजिनरी लाइन, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज। अच्छा, इसकी ये तो बार बार क्वेश्चन नहीं आता, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रॉपर्टी में ये जो बड़ा सा देख रहे हो ना, इसका तो बात ही छोड़ दो, ये बार बार पूछा जाता है, अल्टरनेट ईयर में इसको पूछा गया है। तो चलो पहली प्रॉपर्टी से देखते हैं हम अभी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। अभी हमने क्या देखा था कि ये क्यू पॉजिटिव चार्ज था, अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को छोड़ते थे तो इधर जाने लगता था, लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो ये इससे जाके चिपक जाता था। मतलब हम क्या मानते हैं कि ये किसी भी चार्ज को छोड़ दो, कोई भी चार्ज को, तो हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव से एक लाइंस निकाल देंगे हम, और ये किधर जाके ख़त्म हो जाती है? निगेटिव चार्ज पे। तो ये पहली प्रॉपर्टी दे गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से स्टार्ट होती हैं और वहाँ जाके क्या कर जाती हैं? एंड कर जाती हैं। अच्छा, अब देखो, टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कर्व भी हो सकती हैं, तो हमको क्या करना है कि इस पर टेंजेंट लेना है। टेंजेंट ऐसे ले लो, तो जब भी यहाँ पे टेंजेंट लेते हैं तो हमको क्या पता चलता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। यहाँ पे टेंजेंट लो तो क्या लग रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। यहाँ पे टेंजेंट लो तो क्या लग रहा है? इधर की तरफ। यहाँ पे लो तो इधर की तरफ। मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे अगर टेंजेंट तुम ड्रॉ करते हो तो किसके डायरेक्शन को बताता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को, उस पॉइंट पे, कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है, जो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे चेंज हो रहा है। समझ में आ रही बात?
तो ये रही बात इसकी। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। यहाँ पे कैन नॉट लगा लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। दिस इज बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वी कैन ड्रॉ टू टेंजेंट। दिस वुड मीन टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक बार मैं पहले पढ़ के इसको बता दिया तुम लोगों के, ध्यान आ जाइए पॉइंट। तो देखो कहने का इसका क्या मतलब है कि मान लो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर दिया, इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी चार्ज की आ रही है प्लस क्यू की, और एक प्लस क्यू यहाँ पे है ऐसा, तो ये इधर की तरफ लाइंस भेज रहा है अपनी, किसी चार्ज को छोड़ रहा है तो इधर की तरफ जा रहा है। अच्छा, तो ये बोल रहा है कि ये इस पॉइंट पे को कट नहीं कर सकती। क्यों नहीं कट कर सकती भाई? हम बोल रहे हैं कट कर रही है, तो कट करो। देखो तो यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो, तो टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इसका डायरेक्शन इधर की तरफ है, इसको ए अगर बोलते हो तो ए का डायरेक्शन इधर की तरफ है। इस पॉइंट पे इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करो, अगर इसको बी बोलते हो तो बी का डायरेक्शन इधर की तरफ है। मतलब दो डायरेक्शन हमको मिल रहे हैं। जबकि वेक्टर का लॉ क्या बोलता है कि दो वेक्टर क्वांटिटी को जब हम ऐड करेंगे तो सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगा। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा ले लो कि एक आदमी एक बॉडी को, एक कोई भी चीज़ है, मान लो एक टेबल रखा है तुम्हारे यहाँ, टेबल पे तुम इधर की तरफ फोर्स लगाते हो, दूसरा आदमी उधर की तरफ फोर्स लगाता है, जिसका फोर्स ज़्यादा होगा वो सिर्फ उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। समझ में आ रही है बात? ये ऐसा तो नहीं होगा ना कि दोनों डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, तुम भी इधर से फोर्स लगा रहे हो वो भी उधर से फोर्स लगा रहा है, तो दोनों डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। या फिर देखो तुम इधर से फोर्स लगा रहे हो और कोई इधर से टेबल के इस साइड से फोर्स लगा रहा है, तो भी ये दो डायरेक्शन में उधर और इधर नहीं मूव करेगा, वो एक ऐसे लाइन में मूव करेगा। समझ में आ रही बात? मतलब कि दो वेक्टर को जोड़ेंगे तो एक रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब कि एक रिजल्ट मिलता है, एक डायरेक्शन का रिजल्ट मिलता है। इसलिए यहाँ पे ध्यान दो कि ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पे दो लाइंस हमको दिख रही हैं और दोनों को फिर से जोड़ दोगे तो सिर्फ एक डायरेक्शन बच जाएगा। मतलब किसी भी कंडीशन में एक लाइन, मतलब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दो टेंजेंट तब ड्रॉ किए जाएंगे, जो कि वेक्टर के लॉ से पॉसिबल ही नहीं है कि एक जगह पे दो डायरेक्शन में कोई भी चीज़ फोर्स लगे। समझ में आ रही बात? एक जगह पे एक ही डायरेक्शन में किसी भी चीज़ पे फोर्स लग सकता है। ये क्लियर है? तो इसलिए हमने इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दिया है। ऐसा पॉइंट बना के पी वाइज तुम ऐसे भी दिखा सकते हो कि लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ रहा, ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई होंगी। दूसरा टॉपिक इसमें आता है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? तो देखो दो चार्जेज हम लेंगे, एक निगेटिव में होना चाहिए, एक पॉजिटिव में, मतलब दोनों अपोजिट चार्जेज होने चाहिए और ये एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हों। कुछ डिस्टेंस मतलब बहुत छोटा डिस्टेंस, ये मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है। दो चार्जेज होते हैं जैसे H2O, तो H2O में H प्लस और O माइनस। समझ में आ रही बात? तो वहाँ के डिस्टेंस बहुत छोटे होते हैं और दो अपोजिट चार्जेज होते हैं, तो जो फॉर्म होता है वहाँ पे उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो ध्यान दो, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज द पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज। पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेज बहुत छोटे होते हैं, सेपरेटेड बाई अ शॉर्ट डिस्टेंस, बहुत ही छोटे डिस्टेंस पे सेपरेट किए गए होते हैं। ध्यान दो, तो ये जो डायपोल है, ये जो आपस में एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पे रखे गए हैं, नेचर ने रखा है इसको, तो इनकी कुछ ताकत होती है, क्योंकि चार्ज है माइनस चार्ज प्लस चार्ज, तो इनका कोई इफेक्ट होता है। वो जो इफेक्ट होता है इनके आसपास का, जो इनकी स्ट्रेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट, डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट उसका नाम होता है। कैसे मेजर करते हैं? तो देखो, जो अगर चार्जेज, ये जो डायपोल बने हैं, अगर इनमें चार्ज बड़ा हो, एक कोई भी चार्ज बड़ा हो, ये तो इक्वल अमाउंट में होते हैं लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव होते हैं, मतलब सिर्फ साइन अलग अलग होता है। तो अगर चार्ज बड़ा हो तो उसका इफेक्ट बड़ा होगा, और इनके बीच का डिस्टेंस अगर दूर दूर रखे गए हैं तो दूर दूर में इफेक्ट बनाएंगे। तो मतलब क्या है इसका कि इनके बीच का डिस्टेंस अगर हम 2L माने तो जो डायपोल की ताकत होगी, जिसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं, वो कितना होगा? चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड करेगा P, और इनके बीच के डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। जितना बड़ा डिस्टेंस, डायपोल का स्ट्रेंथ उतना ही बड़ा। समझ में आ रही बात? ये देखो, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, हमको याद करके रखना है। इसका डायरेक्शन किधर से किधर होता है? निगेटिव से लेके पॉजिटिव। इसलिए जब भी बनाना है, निगेटिव आगे बनाना, पॉजिटिव बाद में।
तो डीपली अभी हम नहीं जाएंगे कि क्यों निगेटिव से पॉजिटिव होता है, बस इसको याद कर लो, आगे निगेटिव बनाना है फिर पॉजिटिव बनाना है। और डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन इधर की तरफ होता है, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी यूनिट क्या होती है, तो कूलम इसका होता है C और इसका मीटर, तो कूलम मीटर इसकी यूनिट होती है डायपोल मोमेंट की। अच्छा, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है सारी चीज़ें। अब आगे बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, तो ध्यान दो, एक हमने यहाँ पे प्लेन ली, एक कोई भी प्लेन लिया और एक चार्जेज यहाँ पे रखा, तो ये चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को बाहर निकालेगा। अब इस प्लेन से जितनी लाइंस पास आउट होंगी, प्लेन से जितनी लाइंस पास आउट होंगी उसको हम बोलेंगे फ्लक्स, उसको हमने नाम दिया है फ्लक्स। मतलब क्या कि इस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास आउट होती हैं उसको हमने नाम दिया हुआ है फ्लक्स। अभी किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो देखो अगर हम फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करें, इससे निकलने वाली लाइंस के अमाउंट को, तो ये अमाउंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है, अगर ये बड़ा चार्ज है तो ज़्यादा लाइंस निकालेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। ज़्यादा लाइंस निकलेंगी तो फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे जो फ्लक्स है वो इलेक्ट्रिक फील्ड पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी पे, मतलब ज़्यादा बड़ा चार्ज होगा तो ज़्यादा लाइंस को भेजेगा, ये इस पे डिपेंड कर रहा है। और इससे निकलने वाला फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, अगर ये छोटा एरिया है तो इससे ज़्यादा लाइंस नहीं पास होंगी, इधर से कुछ जा रही है, कुछ इधर चली जाएंगी, कुछ इधर चली जाएंगी और कुछ ही इसके थ्रू पास होके जाएंगी। लेकिन अगर इसके एरिया को बड़ा कर दिया जाए, एरिया को बड़ा कर देंगे तो ज़्यादा लाइंस इससे पास होंगी, जितनी लाइंस इससे होके जा रही हैं, निकल रही हैं एक चार्ज से, सारी लाइंस इससे पास हो जाएंगी। तो ध्यान दो, ये किस पे एक प्रोपोर्शनल होता है, इसके एरिया को बढ़ाओ तो एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स, मतलब इतने अमाउंट में ये जो फ्लक्स है वो होगा जितना बड़ा एरिया होगा। तीसरी चीज़, अगर ध्यान दो कि ये हमारा प्लेन है और ये प्लेन है, इसको हमने ऐसे झुका दिया तो यहाँ से जो लाइंस आ रही हैं क्या इसके थ्रू पास हो पाएंगी, आंसर है नहीं, ये झुक गई तो जाने वाली लाइंस बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। लेकिन अब ध्यान दो, हमने इसको ऐसे रखा तो सारी लाइंस चली जाएंगी, थोड़ा सा झुकाया तो थोड़ी लाइंस ऊपर से निकल जाएंगी, और थोड़ा झुकाया और लाइंस ऊपर से निकल जाएंगी, बहुत कम इससे पास होंगी। पूरा झुका दिया तो थोड़ी सी भी लाइन इससे पास नहीं होंगी। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, और इसके ये जो एरिया है इसके एंगल पे डिपेंड कर रहा है कि एरिया कैसे रखा गया है, मतलब कि एंगल पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर है ना, एंगल चेंज कर रहे हैं तो फ्लक्स का अमाउंट चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे हम इसको समझेंगे, ये जो फ्लक्स है वो एंगल के भी प्रोपोर्शनल है। एंगल को हम थीटा बोल देते हैं। कौन सा यहाँ पे थीटा लेंगे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्यों लेते हैं ये भी डीपली नहीं जाते हम यहाँ पे, बस सिंपल सा समझते हैं कि कॉस थीटा मतलब एंगल पे डिपेंड करता है, एंगल के कॉस पे। सबको एक साथ मिला दो तो फाई की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, प्रोपोर्शनल का साइन लगा के अगर देखेंगे तो ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन जब भी हटाते हैं एक कांस्टेंट आता है के, तो ई ए कॉस थीटा, के प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है यहाँ पे, तो के इक्वल टू 1 लिख देते हैं, तो फाई इक्वल टू क्या हो जाता है, ई ए कॉस थीटा। ये हमारा होता है फ्लक्स। समझ में आ रही बात। अब यहाँ पे इसका यूनिट पूछता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम और एरिया का मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट होती है। ये सारा इसके पीछे कॉन्सेप्ट था। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर किया करो, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। मिलता हूँ अगले वीडियो में।